हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का नेक्स्ट सेशन है हमारा साइंस का ही रहा है। ये साइंस का ही रहने वाला है, जिसमें हमने क्या बोलते स्टार्ट किया था पिछली बार लास्ट क्लास में 26 फरवरी का जो है शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व कर रहे थे हम। ठीक है, जिसके हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बाकी रेस्ट जो 15 क्वेश्चन बचते हैं वो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10 आपको देखने को मिलेगी पार्ट 2 करके। ठीक है, क्लास 9 जो है इसी शिफ्ट का पार्ट 1 है, क्लास 10 इसी शिफ्ट का पार्ट 2 है। 15 क्वेश्चन उसमें है, आफ्टर 16 to 30 इसमें होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, तड़ित झंझावात के दौरान घर के अंदर रहने पर आपको तार वाले टेलीफोन का उपयोग करने से क्यों बचना चाहिए? वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग अ कॉर्डेड टेलीफोन वाइल स्टेइंग इंडोर्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। जब थंडरस्टॉर्म हो रहा होता है, जो थंडरस्टॉर्म होता है, तड़ित झंझा जिसको तड़ित झंझावत भी बोलते हैं, उसके दौरान जो घर के अंदर जब हम घर के अंदर रहते हैं तो कॉर्डेड यानी जो कॉर्डेड टेलीफोन होता है, कॉर्डेड तार वाला जो टेलीफोन होता है, तो उसका यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए? क्या रीज़न होता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है, कॉर्डेड फोन्स ड्रेन द बैटरी क्विकली। वायर्ड फोन जो है, जो कॉर्डेड फोन होते हैं वो क्या करते हैं, बैटरी को तेज़ी से ख़त्म कर देते हैं। कोई बैटरी का जो है कॉर्डेड टेलीफोन जो होते हैं, मतलब जो बिजली टेलीफोन जो है लाइन से चलता है। ठीक है, इसमें बैटरी ख़त्म होने का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तड़ित यानी लाइटनिंग जो होती है टेलीफोन के तारों और विद्युत तारों पर गिर सकती है, ये इसका मेन रीज़न है। ठीक है, जो तड़ित जो लाइटनिंग होती है वो किस पे गिर सकती है? हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स, और जो हमारी वायर्स होती है उन पर गिर सकती है वो। और जब ये तड़ित होता है तो उसके बाद जब ये विद्युत तारों पर गिर सकती है तो इसमें क्या होता है, जो बिजली का प्रवाह होगा, आपने देखा होगा, तो तारों के माध्यम से क्या होगा, घर के अंदर जो है लगे टेलीफोन तक पहुंच सकता है। तो उस समय अगर कोई मान लो उस टेलीफोन का यूज़ कर रहा है तो उससे करंट यानी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक उसको लग सकता है। तो इसलिए जो है ऐसे समय में जो है कॉर्डेड टेलीफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यही मेन रीजन है इसका। ऑप्शन भी सही आंसर है। ठीक है, सिग्नल इंटरफेरेंस कैन कॉज इंस्टेबिलिटी। ठीक है, कि सिग्नल में जो व्यवधान आ सकता है। नहीं, ये कारण नहीं है कि थंडरस्टॉर्म में कॉर्डेड फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ़ोन की बैटरी फट सकती है। देखो, तार वाले टेलीफोन के जो यूज़ से जो है बचने का मुख्य कारण जो बैटरी फटना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बिजली के तारों से आने वाला जो लाइटनिंग शॉक होता है उसका मेन रीजन हो, जो मैं आपको ऊपर बता चुकी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक द टेलीफोन वायर्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स। क्या करती है, जो तड़ित बिजली होती है टेलीफोन और बिजली तारों पर क्या होती है, गिर सकती है, और उससे क्या होता है, करंट का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यदि आंख की रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कार्य सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से बाधित होगा? ठीक है, मतलब अगर इफ द रेटिना ऑफ द आईज इज डैमेज, अगर हमारी आईज का जो रेटिना होता है डैमेज हो जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल टास्क विल बी द मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो कौन सा जो है क्या बोलते हैं, आंख की रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाए तो उससे जो है हमारी जो आंखों का जो है दृश्य का जो कौन सा सबसे सीधे सबसे डायरेक्टली प्रभावित होता है? तो इनमें से कौन सा होने वाला है? प्रकाश का तंत्रिका आवेगों में रूपांतरण। ठीक है, यानी जो कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू नर्व इम्पल्स। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। ऑप्शन बी बोल रहा है एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल, पुतली के आकार को समायोजित करना। देखो, पुतली का जो आकार होता है, जो क्या बोलते हैं, जो प्यूपिल होती है हमारे, तो आइरिस को नियंत्रित करता है। वो किसको करता है? आइरिस को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। जो पुतली का जो आकार होता है वो किसको, ये जो हमारा क्या बोलते हैं प्यूपिल, किसको नियंत्रित करता है? आइरिस को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना, जो हमारी प्रकाश को रेटिना पर फोकस करने का कार्य जो है मुख्य रूप से कॉर्निया और किसका होता है? लेंस करते हैं, रेटिना नहीं करता है। ठीक है, फोकसिंग लाइटिंग ऑन द रेटिना, ये गलत दे दिया इसने, गलत है। ठीक है, फोकस कौन करता है? प्रकाश को रेटिना पर फोकस करने का कार्य किसका है? फोकस ऑन लाइट किसका काम है? ये काम किसका है? ये है कॉर्निया का एंड लेंस का। ठीक है, तो ये भी गलत आंसर है। ऑप्शन डी, आंखों को नम करने के लिए आंसू उत्पन्न करना, प्रोड्यूसिंग टीयर्स टू कीप द आईज मोस्ट। देखो, आंसू जो होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होते हैं, अश्रु ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे आंसू होते हैं आपने भी देखे होंगे, वो किसके, टीयर्स किसके द्वारा बनते हैं? ये बनते हैं हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अश्रु ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियों के द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो रेटिना का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए, यानी कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू नर्व इम्पल्सेस। देखो, रेटिना जो होता है
रेटिना जो लाइट नर्व इम्पल्सेस, रेटिना का मेन कार्य है हमारा प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदलना, प्रकाश का तंत्रिका आवेगों में रूपांतरण। ये हमारा किसका काम है? रेटिना का काम है। ठीक है, तो अगर रेटिना खराब हो जाती है तो रेटिना का काम ही क्या था? कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, प्रकाश का तंत्रिका आवेगों में रूपांतरण। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना है। ठीक है, यानी रेटिना में क्या होते हैं, रेटिना में क्या क्या होते हैं आपको बता देती हूँ। रेटिना, ठीक है, रेटिना में एक तो रोड्स होते हैं और एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? प्रकाश को क्या करते हैं? नर्व इम्पल्सेस में बदलते हैं। ये रोड्स एंड कॉन्स किसको बदलते हैं? इसको नर्व इम्पल्सेस में इसको चेंज करते हैं। ये तो रेटिना खराब होने पर यही कार्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ठीक है, रोड्स एंड कॉन्स, तो प्रकाश का तंत्रिका आवेग में रूपांतरण क्या होगा? प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रेत और जल के मिश्रण से स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन क्लीन वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ठीक है, जो सैंड और वाटर होता है, अगर क्या बोलते हैं, किस विधि से जो हम क्या कर सकते हैं? रेत और जल के मिश्रण से जो है स्वच्छ जल प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जो उससे रेत अलग हो जाए और स्वच्छ जल जो है अलग हो जाए। तो ऑप्शन ने दिया चुंबकीय मिश्रण। ठीक है, चुंबकीय है। ठीक है, चुंबकीय मिश्रण। फिल्ट्रेशन नहीं है, फिल्ट्रेशन नहीं आएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। ऑप्शन सी डिस्टिलेशन, आसवन। ऑप्शन डी निस्यंदन, सेडिमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेडिमेंटेशन। जो सेडिमेंटेशन होता है हमारा, निस्यंदन होता है, उसमें क्या होगा? जैसे हम सेडिमेंटेशन में क्या बोलते हैं, आप पानी और रेत को मान लो आपने इसका मिश्रण बना दिया, पानी और रेत का मिश्रण बन गया, तो उसमें क्या होगा? जब क्या बोलते हैं, सेडिमेंशन में पानी और रेत के सेडिमेंशन में जो हमारे रेत होगी वो कैसे होगी? जैसे मान लो ये पानी है यहाँ पे, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, इसमें हमने क्या डाल दी? रेत डाल दी। जो रेत होगी वो कण जो है नीचे तली में बैठ जाएंगे, ठीक है, जैसे, और वो पानी, साफ पानी जो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, रेत जो नीचे बैठ जाएगी, रेत के जो भारी कण होंगे नीचे बैठ जाते हैं, जिससे जो है साफ पानी जो ऊपर आ जाता है। तो यही इसका जो है सेडिमेंटेशन का जो है मेन उदाहरण है। ठीक है, देखो सेडिमेंटेशन और एक डीकंटेशन होता है। डीकंटेशन में क्या होता है? उसमें भी दो द्रव को अलग किया जाता है, बट उसमें द्रव को अलग किया जाता है, और सेडिमेंटेशन में जो है ठोस होता है, हमारी मिट्टी कैसी होती है? ठोस होती है, तो उसको अलग किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो इसका यही करेक्ट आंसर है। बाकी आसवन नहीं आएगा। डिस्टिलेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? पानी को भाप बनाकर फिर ठंडा करके वापस पानी बनाना। ठीक है, तो ये कोई जो है इसको ये कोई विधि नहीं है कि आप रेत पानी मिश्रण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण में क्या होता है? पानी को भाप बनाकर उड़ा पानी जो भाप बनता है तो उड़ जाता है, तो इससे पानी उड़ जाएगा, स्वच्छ पानी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चुंबकीय जो आपका सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन है, वो भी नहीं होगा। चुंबक की सहायता से जो चुंबकीय पदार्थों को अलग किया जाता है, ना कि रेत और पानी को। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कुसकुत्ता निम्नलिखित में से किस विधि से अपना भोजन प्राप्त करता है? बहुत बार पूछा गया है। देखो बाकी शिफ्ट में भी आपने देखा होगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुसकुत्ता, और मैंने आपको जो ये क्लास में भी करवाया है, जो हमने कंप्लीट क्लासेस की एनसीईआरटी वाली। तो कुसकुत्ता जो है किस विधि से अपना भोजन प्राप्त करता है? तो मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था। कुसकुत्ता होता है वो जो एक तो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, एक होते हैं हमारे जो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, एक स्वपोषी होते हैं, एक परपोषी होते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं जो स्वपोषी होते हैं, लेकिन परपोषी जो होते हैं वो किसी और पर डिपेंड रहते हैं खाना बनाने के लिए। तो हमारे कुसकुत्ता भी किसी में आता था? परजीवी में ही आता था, जो बाय अब्जॉर्बिंग प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जो अपना जो है सूर्य के प्रकाश क्या बोलते हैं, अपना जो भोजन जो बनाते हैं वो किसी दूसरों के जो है दूसरों पे वो डिपेंड रहते हैं। ठीक है, कुसकुत्ता, तो कुसकुत्ता भी एक परजीवी पौधा है। कैसा ही? पैरासाइटिक, पैरासाइटिक जो है पौधा है। ठीक है, पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है, ये दूसरे जीवित पौधे, जो दूसरे होस्ट प्लांट होते हैं, जीवित पौधे होते हैं, उनसे क्या करता है? तैयार भोजन चूज कर प्राप्त करता है। कौन? कुसकुत्ता। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण नहीं आएगा, ऑप्शन ए नहीं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाया जाता है, तो कुसकुत्ता जो है अपना भोजन खुद नहीं तैयार करता है। ठीक है, तो ये गलत आंसर है। ऑप्शन बी बाय ट्रैपिंग इंसेक्ट्स, की कीटों को पकड़कर उनसे पोषण प्राप्त करना, ये भी नहीं आएगा। ये काम किसका होता है? जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, मैंने आपको इंसेक्टिवोर्स भी बताया था, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? पीचर बताया था। ठीक है, पीचर प्लांट। ठीक है, ये और एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप।
अगर आपने क्लासेस देखी होगी एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, उसमें आपको ये सब कुछ बताएगा, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ये वीनस उसमें पाया जाता है, पीचर प्लांट वीनस फ्लाइट्रेट में पाया जाता है, कुछ कुत्ता में नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। डी भी नहीं होगा, बाय अब्जॉर्बिंग फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से पोषक तत्व लेकर भोजन प्राप्त करना, ठीक है। मृदा से अवशोषण करके नहीं होगा, ठीक है। कुछ कुत्ता अपना भोजन जो मिट्टी से नहीं बल्कि होस्ट पौधे से प्राप्त करता है। कुछ कुत्ता आपको पता है इसको और क्या बोलते हैं, अमरबेल भी इसको बोला जाता है। क्या होता है इसको, अमरबेल, ठीक है। कैसा ही पैरासाइटिक प्लांट है, होस्ट प्लांट से तैयार भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। एक विद्यार्थी वायु से 45 डिग्री पर एक पारदर्शी तरल पर लेजर किरण डालता है। यदि अपवर्तित, ठीक है, यहाँ देख लो, अपवर्तित कोण 30 डिग्री है तो तरल का अपवर्तनांक कितना है। वायु का अपवर्तनांक 1 लीजिए, यह हमें क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया हुआ है। यानी इन्होंने बोला है कि जो हमारा इफ स्टूडेंट शाइन्स अ लेजर बीम फ्रॉम एयर एट 45 डिग्री ऑन ट्रांसपेरेंट लिक्विड, if the refracted angle is 30 degree, what is the refractive index of the liquid। refractive index of air का क्या लेना है हमें, 1 लेना है। तो स्नेल्स लॉ यूज करना है इसमें, ठीक है। किस हम इसमें यूज करते हैं कौन सा, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ हमें क्या बताता था, अगर आपको याद होगा, स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ था N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R, ठीक है। अब जहां पे हमारा R का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव, एक सेकंड, हाँ, स्नेल्स लॉ ये होता है N1 साइन I N2 साइन R, ठीक है, ठीक है। हमें गिवन क्या है इसमें, सबसे पहले हमें इसमें क्या दिया, हमें इसमें रिफ्रैक्टिव एंगल दिया है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड व्हाट इज द, ये हमें फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो कितना है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको हम फाइंड करने के लिए सब, और हमें इसने क्या बोला, जो इंडेक्स ऑफ एयर होगा वो कितना लेना है, 1 लेना है। यानी एयर कौन सा होगा हमारा, N1 कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, एयर का है, ठीक है। और आई कितना हो जाएगा, एंगल कितना बोला इसने, 45 डिग्री बोला, ठीक है। आई कितना हो गया, 45 डिग्री, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है, ये था हमारा जो 45 डिग्री एयर का था, ठीक है। अभी और जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल वो 30 डिग्री है, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री, ठीक है, 30 है ना, हाँ 30 है, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे, N1 की जगह मैं क्या पुट करूंगी, 1, क्योंकि इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना बोला है, 1 बोला है, ठीक है। 1 इंटू साइन आई, ठीक है, यानी आई की वैल्यू कितनी है, 45, तो साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे हम, इक्वल्स टू N2 कितना है, N2 को एज इट इज़ रखो, ये हमें फाइंड करना है, N2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फाइंड करना, इंटू साइन आर की वैल्यू कितनी होगी, साइन आर की वैल्यू 30 डिग्री। अब साइन 45 किसके इक्वल होता है, आपको पता होगा साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है। वैसे डायरेक्ट हम साइन 45 की वैल्यू इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जगह साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और ये N2 एज इट इज साइन 30 कितना होता है, 1/2, ठीक है। अब 1/√2 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो अप्रॉक्सीमेट कितनी हो सकती है, 0.77, ठीक है। और ये अप्रॉक्सली N2 इंटू 1/2 हो जाएगा 0.5, यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.707 अपॉन 0.5। तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रॉक्सीमेट ही आ जाएगी 1.414, जो कि हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, 1.41 ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित की जाती है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। यानी प्रोजेक्ट ऑफ मास एंड क्या बोला, वेलोसिटी, m इंटू वी जो है किसके इक्वल होता है आपका, ये होता है हमारा मोमेंटम के इक्वल। किसके इक्वल होगा, मोमेंटम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं P इक्वल्स टू m इंटू वी। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है, जहाँ पे P क्या है हमारा मोमेंटम, ठीक है, m क्या है हमारा मास यानी द्रव्यमान, और v क्या है हमारा वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है। ये रहा हमारा। फोर्स नहीं आएगा, फोर्स क्या होता है हमारा, पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जड़त्व इनर्शिया भी नहीं होगा। इनर्शिया क्या होता है हमारा, इनर्शिया में जो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट और
ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है, मतलब विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है जड़त्व। त्वरण एक्सलरेशन जो होता है, एक्सलरेशन क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, किसका, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एक लोहे की कील को उबले हुए जल से भरे एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, ठीक है, एक लोहे की कील है, उसको आप किस में डाल रहे हो, उबले हुए जल से, उबला हुआ जल से भरा एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने एक लोहे की कील डाल दी और उस पर तेल की एक परत चढ़ा दी, उस पर तेल की परत चढ़ा दी, कुछ दिनों बाद भी उस पर जंग नहीं लगता है, इससे क्या संकेत मिलता है, मतलब कुछ दिन बाद भी उसमें जो है कोई जंग नहीं लगा, तो इससे हमें क्या संकेत मिलता है, तो इसका मेन रीज़न क्या होगा, जैसे मान लो कि अब तेल जब हम डालते हैं, तेल की परत चढ़ाते हैं, उबला जल कैसा हमारा, बॉइल्ड वाटर है, ठीक है, वाटर कैसा है, बॉइल्ड है, ठीक है, एन आयरन नेल इज केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर में आप एक क्या डाल रहे हो, आयरन नेल डाल रहे हो, ठीक है, कील डाल रहे हो, एंड लेयर ऑफ ऑयल इज पावर्ड ओवर, उसके ऊपर जो आप एक ऑयल का जो क्या लगा रहे हो, परत चढ़ा दे हो, इवन आफ्टर सेवरल डेज नो रस्ट इज फॉर्म्ड ऑन इट, मतलब उस कील में जो है कुछ दिन बाद भी जो है जंग नहीं लगता है, तो ये किसका संकेत है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है रस्ट कैन नॉट फॉर्म विद ऑक्सीजन अलोन, केवल ऑक्सीजन से जंग नहीं लग सकता, देखो केवल ऑक्सीजन से जंग नहीं लगती, इस प्रयोग में केवल ऑक्सीजन की नहीं बल्कि पानी और ऑक्सीजन दोनों की जो क्या बोलते हैं, दोनों की जो भूमिका रहती है उसकी जांच की जा रही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, इससे जो है ये संकेत नहीं मिलता कि केवल ऑक्सीजन से जंग नहीं लग सकता, ठीक है, इसमें दोनों की प्रेजेंस देखनी पड़ती है, हमें ऑक्सीजन की भी और किसकी, पानी की भी, ठीक है। तेल लोहे के साथ अभिक्रिया करके जंग लगने से रोकता है, तेल लोहे से अभिक्रिया करके जंग रोकता है, देखो तेल जो है लोहे से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, आयरन का जो, आयरन के साथ जो है ऑयल का जो है क्या बोलते अभिक्रिया नहीं होता है, ठीक है, यानी इसमें केवल जो है हवा को अंदर जाने से रोक सकता है, वो ऑयल जो है हवा को अंदर जाने से रोक सकता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट। ऊष्मा जंग लगने से रोकती है, ऊष्मा जंग लगने से रोकती है, जंग ना लगना कोई ऊष्मा का कोई कारण थोड़ी है, ठीक है, केवल जल से जंग नहीं लग सकता, वाटर अलोन कैन नॉट कॉज रस्टिंग, यानी केवल पानी से जंग नहीं लग सकता, सिर्फ और सिर्फ पानी से जंग, देखो उबले हुए पानी में क्या हुआ, घुली हुई ऑक्सीजन निकाल दी गई है, जब पानी उबला है तो उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन होगी वो निकाल दी गई थी, और तेल की परत ने जो क्या किया, नई ऑक्सीजन को प्रवेश नहीं करने दिया, जैसे हमने पानी को बॉयल किया ना तो उससे ऑक्सीजन तो हमने निकाल दी, ठीक है, लेकिन तेल की परत ने ऑक्सीजन को उसमें जो जाने नहीं दिया, तो पानी मौजूद था फिर भी जंग नहीं लगा, इससे जो है सिद्ध होता है कि केवल पानी जंग नहीं लगा सकता, सिर्फ और सिर्फ पानी जंग नहीं लगा सकता, जंग के लिए ऑक्सीजन भी आवश्यक है, देखो जंग लगने के लिए जो है पानी भी प्लस ऑक्सीजन भी दोनों चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ओनली ऑक्सीजन लिखा था, यहाँ पे बोल रहा है कि केवल जल से जंग नहीं लग सकता, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, ठीक है, ये यहाँ से जो निष्कर्ष निकलता है। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए रीज़न क्या रहता है, दोनों होने चाहिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सी वह क्रियाविधि नहीं है, नहीं का ध्यान रखना है, जिसके द्वारा खरपतवार फसल की वृद्धि को कम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड बाय विच वीड्स रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, यानी कौन सी जो है ऐसा तरीका नहीं है जिससे खरपतवार जो होते हैं, वीड्स जो होते हैं हमारे, वीड्स जो है फसलों की वृद्धि कम करते हैं, कौन सा ऐसा रीजन नहीं है जो वीड्स जो है फसलों की वृद्धि को कम नहीं करते हैं, फसलों की वृद्धि कम करते हैं, ठीक है, क्रियाविधि जो नहीं है जिससे खरपतवार द्वारा फसल की वृद्धि को कम करते हैं, ठीक है, यही पूछा। ऑप्शन ए बोल रहा है वह प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है, 23 में ये बोल रहा है कि वह प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, दे कम्पीट फॉर लाइट। अब देखो खरपतवार वास्तव में क्या होता है, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और फसलों की वृद्धि कम करते हैं, ठीक है, जिसने बोला कि वे प्रकाश के लिए फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, करते नहीं है, कम करते हैं, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। वे पीड़कों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, दे कम्पीट फॉर पेस्ट, ठीक है, ये सही बात है, जो खरपतवार होते हैं वो फसलों की वृद्धि को जो है कीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करके नहीं घटाते, ये क्या करते हैं, खरपतवार जो होते हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने का सामान्य तरीका नहीं है कि खरपतवार के द्वारा वो उनको नुकसान, ये जो उसका सामान्य तरीका नहीं, यही क्रियाविधि नहीं है इसके, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन सी में से बोला कि वह पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए प्रतिस्पर्धा, दे कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स,
वह पोषक तत्वों के लिए जो खरपतवार होते हैं मिट्टी के पोषक तत्वों का उपयोग कर लेते हैं। देखा होगा आपने, जो मिट्टी में जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनका उपयोग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है फसलों को कम पोषण मिलता है। उस देखो खरपतवार फसल की वृद्धि को कम करते हैं, ये तो कम करते हैं, ठीक है, करता है, ये भी करता है। और इसमें बोला वह स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, दे कम्पीट फॉर स्पेसिस, यानी खरपतवार खेत में क्या करते हैं, जगह घेर लेते हैं, स्पेस के लिए भी वो कम्पीट करते हैं, जगह घेर लेते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है। इन सबसे फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है, लेकिन हमें नहीं पूछा था, तो नहीं कौन सा था, दे कम्पीट फॉर पेस्ट। जो खरपतवार होते हो पेस्ट के लिए कम्पीट करते हैं, नहीं करते हो पेस्ट के लिए कम्पीट नहीं करते हो, फसलों की वृद्धि को जो है कीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करके नहीं घटाते हैं, ठीक है। वह जो क्या करते हैं, खरपतवार द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने का सामान्य तरीका नहीं है। तो ऑप्शन बी सही इसका आंसर है, ठीक है, नहीं पूछा था इसलिए ध्यान देना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, यदि किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है तो वन और वन्य जीव संरक्षण के संबंध में प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। If an area is declared national park, what should be the primary objection regarding forest and wildlife conservation? यानी जो क्षेत्र है हमारा, किसी क्षेत्र को जो नेशनल पार्क घोषित किया गया है, उसको हमने नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, तो वन एवं वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सख्त निगरानी में शिकार की अनुमति देना। अब कड़ी निगरानी में शिकार की अनुमति देना, नेशनल पार्क में वन्य जीवों की रक्षा की जाती है, शिकार की अनुमति नहीं दी जाती, तो गलत है ये, ठीक है, ये बोला अलाउ नहीं करते हैं। राजस्व उत्पन्न करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना। अब पर्यटन हो सकता है, लेकिन नेशनल पार्क का मेन उद्देश्य क्या, कमाना है, उनका उद्देश्य कमाना नहीं होता, बल्कि संरक्षण करना होता, कंजर्वेशन करना होता, तो ये गलत है। ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज दैट हार्म फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति या वन्य जीवों को नुकसान पहुंचे वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, बिल्कुल सही बात। यानी जो हमारे फ्लोरा एंड फौना होते हैं, वनस्पति और जीव जंतु होते हैं, फ्लोरा मीन्स क्या होता है, फ्लोरा होते हैं हमारे जो क्या बोलते हैं वनस्पति होते हैं, और फौना होते हैं हमारे जो वन्य जीव होते हैं, ठीक है। तो जो ये होते हैं, इनसे जो नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां होती हैं उन पर रोक लगाना जो क्या है मेन कारण है किसका, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, ठीक है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। तो इमारती लकड़ी के स्थानीय उपयोग के लिए पेड़ों की कटाई, अब नेशनल पार्क में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध होता है, नहीं लगा, पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हार्मोनी असंतुलन के संबंध में सुमेलित है, ठीक है, सुमेलित है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस की बात हो रही है, जो हमारा मतलब कौन सा जो कंडीशन ऐसा है करेक्टली जो एसोसिएट करता है हार्मोनल इम्बैलेंस को, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ इंसुलिन, डायबिटीज, जो डायबिटीज होता है, इंसुलिन होता है, वो अधिकता से जो है डायबिटीज मधुमेह होना, ये बोल रहा है कि इंसुलिन की अधिकता, एक्सेस ऑफ इंसुलिन। देखो डायबिटीज क्या होता है, इंसुलिन की कमी या उससे जो उसके जो सही ढंग से कार्य न करने के लिए कारण होता है, अधिकता नहीं होता। अगर हमें इंसुलिन की कमी हो जाती है तब डायबिटीज होता है, इंसुलिन की अधिकता से नहीं होता, कमी से होता है, ठीक है। ऑप्शन बी, वृद्धि हार्मोन की कमी, बौनापन। अब देखो इम्बैलेंस हार्मोनल बोला इसने, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन की कमी से जो ड्वार्फिज्म, बौनापन होता है, आपने देखा होगा, जो ग्रोथ हार्मोन की कमी से ड्वार्फिज्म, जिसको हम बोलते हैं बौनापन होता है, ठीक है। तो ये बच्चों में देखो ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो होने पर शरीर का विकास रुक जाता है, जिससे बौनापन हो सकता है, तो ये सही बात है। ग्रोथ हार्मोनल, ये हार्मोनल इम्बैलेंस का जो है ये उसको जो है क्या करता है, सही सुमेलित करता है। बाकी ऑप्शन सी बोल रहा है थायरोक्सिन की कमी, अतिकायता, ठीक है, ओबेसिटी, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। देखो अगर मैं थायरोक्सिन की बात करें तो थायरोक्सिन की कमी से वजन बढ़ सकता है, लेकिन यह इस हार्मोन की सबसे जो है बीमारी नहीं मानी जाती कि आपका जो है वेट बढ़ रहा है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन ये जो है वजन को बढ़ा सकता है, लेकिन ये बीमारी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। एड्रिनलिन की अधिकता, घेंगा, ठीक है, एक्सेस ऑफ एड्रिनलिन, एंजाइटी, देखो एंजाइटी है ये, ठीक है, एंजाइटी। तो एंजाइटी जो होती है मतलब क्या बोलते हैं, हार्मोन डिसऑर्डर पेयर नहीं मान सकते हम इसको, जो एंजाइटी है इसको हम हार्मोनल डिसपेयर जो नहीं मान सकते, डिसऑर्डर नहीं मान सकते, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं मान सकते। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्वार्फिज्म, ठीक है, यहाँ पे ड्वार्फिज्म लिखा है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन ड्वार्फिज्म, ग्रोथ हार्मोन जो है इसमें इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा 26, अभी 5 क्वेश्चन है और भी।
क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण सर्वोत्तम तरीके से यह वर्णित करता है कि ठोस साइट्रिक अम्ल शुद्ध नीले लिटमस पत्र को क्यों प्रभावित नहीं करता लेकिन आइस होने पर इसे प्रभावित करता है। Which of the following explanation best describes why solid citric acid does not affect pure blue litmus paper but affects it when it is an aqueous solution? जो हमारा ठोस सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, ठोस सिट्रिक एसिड, तो उसको जो सूखे नीले लिटमस पर, ठीक है, जो सूखा नीला हमारा जो है शुद्ध जो नीला लिटमस पत्र होता है, ठीक है, शुद्ध नहीं होगा, सूखा होगा, ये सूखा नीला लिटमस पत्र जो होगा उस पेपर को जो प्रभावित क्यों नहीं करता है, ठोस जो होता है जो सिट्रिक एसिड उसको प्रभावित क्यों नहीं करता है, लेकिन जो जलीय विलयन होता है, जो हमारा जलीय विलयन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, जलीय विलयन जो होता है वो इसको क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, उससे प्रभावित करता है, और जबकि सिट्रिक एसिड इसको प्रभावित नहीं करता। क्यों, रीजन क्या है? प्योर लिटमस पेपर इज केमिकली इनर्ट, यानी शुद्ध लिटमस पत्र जो है रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। हाँ, शुद्ध ही, देखो लिटमस रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं होता, ये अम्ल और क्षार की पहचान करता है। आपको भी पता है जो लिटमस होता है अम्ल बेस और उसका जो है एसिड और बेस का जो है पहचान करता है, तो ये गलत है। अणुओं को H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स नीड्स वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन की आवश्यकता होती है। तो अम्ल अपने अम्लीय गुण केवल जो है जलीय विलयन में दिखाते हैं, क्योंकि पानी में घुलकर क्या करते हो, H पॉजिटिव जो है आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं ना, तो यही जो हाइड्रोजन आयन जो है नीले लिटमस को लाल बना देते, तो यही इसका मेन रीज़न है कि जो हमारे अम्ल होते हैं वो अपना जो अम्लीय गुण, अपना जो है एसिडिक गुण कहाँ दिखाते हैं, वो एक्वेटिक विलयन में अपना जो ये गुण दिखाते हैं, तो तभी तो उसमें जो H पॉजिटिव आयन जो है उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, सी नहीं आएगा, डी नहीं है। आई रंग की तीव्रता को बढ़ाता है, लिटमस केवल प्रबल अम्लों की अभिक्रिया करता नहीं। देखो लिटमस सिर्फ इसने लिखा है लिटमस केवल प्रबल अम्लों के साथ, लिटमस कमजोर और प्रबल दोनों के साथ जो अभिक्रिया करता है, प्रबल भी और जो हमारे क्या बोलते हैं कमजोर भी होते हैं उनके साथ भी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, एक स्कूल अपनी बिजली बिल को कम करने के लिए सभी फ्लोरेसेंट ट्यूबों को CFL से प्रतिस्थापित करना चाहता है, इनके उपयोग के आधार पर संभावित लाभ क्या हो सकता है? अ स्कूल वांट्स टू रिप्लेस ऑल फ्लोरेसेंट ट्यूब विद CFLs टू रिड्यूस इट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल बेस्ड ऑन देयर यूजेस व्हाट कुड बी अ पोटेंशियल बेनिफिट, ठीक है, स्कूल क्या चाहता है, विद्यालय जो अपनी बिजली का बिल कम करने के लिए क्या करना चाहता है, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब की जगह जो है CFL को जो है CFL लगाना चाहता है। इसका मुख्य लाभ क्या होगा, वो फ्लोरेसेंट की जगह क्या करना चाहता है, CFL जो है लगाना चाहता है, रिप्लेस करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? ताकि जो है बिजली का बिल कम हो जाए। तो इसका मुख्य लाभ क्या हो सकता है? कमरों में तापमान में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रूम्स। देखो CFL का उद्देश्य जो तापमान बढ़ाना नहीं होता, ऊष्मा रख रखाव लागत, यानी रख रखाव जो होता है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। CFL जो है सामान्यतः ऊर्जा बचाते हैं, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देते, रख रखाव लागत बढ़ाना उनका लाभ नहीं है, वो बचाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं वो, हाई नहीं होता, कम होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। समान ऊर्जा में अधिक उज्ज्वल प्रकाश, यानी ब्राइटर लाइट विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी सेम ऊर्जा है लेकिन प्रकाश कैसा है, ज़्यादा है, तो ये भी गलत। देखो हमें प्रकाश ज़्यादा थोड़ा ना दिखाना है, हमें तो क्या करना है, बिल, बिजली का बिल बचाना है, ठीक है। ऑप्शन डी बोल रहा है समान मात्रा में प्रकाश के लिए कम ऊर्जा खपत। देखो कम ऊर्जा खपत होगी ना, लेस एनर्जी कंजप्शन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट का अमाउंट वही रहेगा, ठीक है, लेकिन एनर्जी कितने एनर्जी कंजप्ट कैसे करेगा, वो कंजप्शन कैसे होगा, लेस होगा, कम कंजप्शन होगा, ऊर्जा खपत कम होगी। तो CFL जो होता है जो समान प्रकाश के लिए कम बिजली खर्च करते हैं वो, इसलिए बिजली का बिल जो है कम होता है। तो यही इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। CFL जो होता है हमारा, CFL में सेम लाइट सेम होगी, ऐसा नहीं लाइट कम होगी, और प्लस लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ठीक है, यानी CFL समान प्रकाश देने के लिए क्या करते हैं, कम विद्युत ऊर्जा का जो है यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 28 क्वेश्चन है हमारा, द्रवों के किस गुणधर्म के कारण वे उस पात्र की आकृति धारण कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है? ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स डू दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट?
मतलब जो है जिस द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार क्यों ग्रहण कर लेते हैं। द्रव आपने देखा होगा पानी जो है जैसे भी द्रव को जो है जिस पात्र में आप रखते हो तो उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं, उसी के आकार के साइड का हो जाता है। लेकिन देखना आप ठोस कोई चीज़ मान लो मैं ग्लास में जो है एक जो है बॉल डाल रही हूँ तो क्या बॉल ग्लास की शेप में ढल जाएगी, नहीं, वो अपनी शेप में रहती। लेकिन अगर मैं ग्लास में पानी डालूंगी तो वो ग्लास की शेप में ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वही बात कर रहा है, जो द्रव होता है जिस पात्र में हम रखते हैं तो उसका आकार क्यों ग्रहण कर लेता है, क्या रीजन है। ऑप्शन है लिक्विड हैव अ रिजिड एंड रिजिड स्ट्रक्चर, द्रवों की संरचना कठोर होती है, द्रवों की संरचना स्थिर और कठोर होती है। देखो द्रवों की संरचना जो है कठोर संरचना तो किसकी होती है, ठोस की होती है, द्रवों की नहीं होती, लिक्विड की जो है नहीं होती, तो ये गलत है। ठीक है, लिक्विड की जो है संरचना जो है कठोर नहीं होती, हार्ड नहीं होती, रिजिड नहीं होती। द्रव पूरे पात्र को भरने के लिए प्रसारित हो जाते हैं। अब देखो आपने देखा होगा लिक्विड स्प्रेड टू फिल द एंटायर कंटेनर, यानी जो गैसेस का गुण है द्रव पूरे पात्र को नहीं भरता है। ठीक है, द्रव पूरे ऐसा नहीं कि वो पूरे को भर लेगा, केवल उपलब्ध स्थान में नीचे की ओर एक निश्चित आयतन तक रहते हैं। द्रव आपने देखा होगा जैसे पानी, अगर मैं ये गिलास इतना है मैं इसमें पानी इतना ही डालूंगी तो पूरा नहीं भरेगा, इतना ही रहेगा, वो नीचे की तरफ जो है क्या होता है चला जाता है। ठीक है, तो स्प्रेड टू फिल एंटायर पूरे उसका जब नहीं पूरे को भर देगा। द्रवों में ऐसे कण होते हैं जो एक दूसरे को पार कर सकते हैं। पार्टिकल्स इन लिक्विड कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर, बिल्कुल सही बात। जो द्रवों में जो है कण होते हैं ऐसे जो जिनके बीच जो आकर्षण बल जो क्या होता है, द्रवों के जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल ठोसों से कम होता है। जो ठोस जो हमारी वस्तु होती है उनसे कम होता है इन जो क्या बोलते हैं द्रव में, ठीक है, कणों में ठोस जो ठोसों से कम होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर से सरक जाते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे एक दूसरे के ऊपर सरक जाएंगे और पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है जो द्रव के कण होते हैं उनमें आकर्षण बल जो है कम होता है, जबकि ठोसों में जो आकर्षण बल ज्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। पार्टिकल्स इन लिक्विड डू नॉट मूव, द्रवों के कण गति नहीं करते, द्रवों के कण लगातार गति करते हैं, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, द्रवों के कण जो है गति करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें देखो लिक्विड में आपने देखा उसमें हम बोलते हैं ना लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसमें डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। ठीक है, बिकॉज देयर पार्टिकल्स कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर, बिकॉज देयर पार्टिकल्स कैन स्लाइड या फिर मूव जो भी लिखना है, स्लाइड पास्ट वन अनदर, वो एक दूसरे के पास क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर सरक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चींटी के काटने पर पीड़ा को कम करने के लिए सामान्यतः कौन सा पदार्थ लगाया जाता है। तो चींटी के काटने वाले क्वेश्चन भी जो है पिछली जो स्लाइड उसमें भी हमने देखे थे शिफ्ट में। ठीक है, चींटी के काटने पर जो पीड़ा कम करने के लिए सामान्यतः कौन सा पदार्थ लगाया जाता है, ये भी मैंने आपको बोला था बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। विच सब्सटेंस जनरली अप्लाई टू रिड्यूस द पेन कॉज्ड बाय एंड बाइट। ठीक है, एंड बाइट एंड वाई। ठीक है, देखो विनेगर बिकॉज इट न्यूट्रलाइज द बेस, देखो विनेगर का यूज नहीं करते, सिरका का यूज नहीं करते, सिरका जो क्योंकि ये क्षार बेस को उदासीन करता है, ये गलत है। ठीक है, सिरका जो है फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, बेस नहीं होता है। हमें तो ये बोला है कि हम जो है विच सब्सटेंस इज जनरली अप्लाई टू रिड्यूस द पेन कॉज्ड बाय एंट बाइट एंड वाई। ठीक है, चींटी के डंक को, तो सिरका कैसा होता है हमारा, इसने बोला कि सिरका क्योंकि ये क्षार को उदासीन करता है, तो सिरका जो है चींटी के काटने में जो फॉर्मिक एसिड होता है बेस नहीं होता है। ठीक है, बेस नहीं होता है, गलत, एसिड होता है। चींटी के काटने में कौन सा होता है आपको भी पता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये गलत है। बेकिंग सोडा क्योंकि यह अम्ल को उदासीन कर देता है, बिकॉज इट न्यूट्रलाइज द एसिड, बिल्कुल सही है, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। बेकिंग सोडा क्या होता है, एक हल्का बेस होता है और क्या बोलते हैं इसके चींटी के काटने से त्वचा कैसे होते हैं, जो हमारे जो स्किन पर जो फॉर्मिक एसिड आ जाता है उसको ये क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज करके जो हमारा दर्द और जलन कम कर देता है। तो यही सही आंसर है। वाटर बिकॉज इट डाइल्यूट द एसिड, ये गलत है। ठीक है, पानी कुछ राहत दे सकता है लेकिन जो अम्ल को उदासीन नहीं कर सकता। साबुन क्योंकि अम्ल को अवशोषित करता है, देखो साबुन अम्ल को अवशोषित नहीं करता, यह सही न्यूट्रलाइजेशन। हाँ ठीक है, साबुन अम्ल को जो अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। एंट बाइट जो होता है, जब वो एंट जो बाइट करती है तो हमारी त्वचा पे क्या छोड़ देती है, वो छोड़ती है फॉर्मिक एसिड। ठीक है,
उसके चींट के काटने में कौन सा डंक होता है, फॉर्मिक एसिड। तो हम इसको जो है क्या अप्लाई करते हैं, इस पर अप्लाई बेकिंग सोडा, ठीक है, जो कि कैसा होता है हमारा बेस होता है, जो क्या इसका काम क्या होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 30। गूदे यानी पल्प सहित एक गिलास संतरे के रस को बिना हिलाए छोड़ दिया जाता है, कुछ समय बाद गूदा नीचे बैठ जाता है, ये किस प्रकार की दैनिक पृथक्करण विधि दर्शाता है। अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस विद पल्प इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड आफ्टर सम टाइम द पल्प सेटल्स डाउन एट द बॉटम विच डेली सेपरेशन मेथड डज द डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, यानी हमने क्या किया, जो गूदे वाला संतरा उसमें गूदा जैसा भी है, तो उसमें क्या किया हमने, क्या किया, संतरे का रस जो कुछ समय तक बिना हिला, उसमें हम हिलाया भी नहीं, कुछ नहीं किया, तो उसको रखने पर हम क्या किया, जो गूदा होगा उसमें वो नीचे बैठ जाता है। तो ये कौन सी पृथक्करण विधि जो दर्शाता है, उससे जो गूदा गूदा कैसा हो गया, नीचे बैठ गया। ठीक है, तो जलीय का वाष्पन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, देखो पानी को भाप बनाकर अलग करना, ये पानी का वाष्पीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, जलीय का वाष्पन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, अवसादन के बाद निस्तारण, डिकंटेशन आफ्टर सेडिमेंटेशन। अब देखो पहले भारी कण नीचे बैठते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसने बोला डिकंटेशन आफ्टर सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंटेशन के बाद पहले क्या हुआ, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन होता ही क्या है, जो हमारा गूदा होगा वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, नीचे बैठ जाएगा, ये सेडिमेंटेशन का उदाहरण है। इसके बाद जो ऊपर का रस होगा अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ऊपर का रस हम अलग करते हैं तो उसको डीकंटेशन आफ्टर सेडिमेंटेशन बोलेंगे। डीकंटेशन आपको बोला था, निस्तारण आपको बोला था, इसमें जो है लिक्विड वाली चीज़ें अलग की जाती है। तो ये इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है। डिस्टिलेशन ऑफ जूस नहीं होगा, रस का जो है आसवन नहीं होगा। द्रव को उबालकर उसकी भाप को फिर से द्रव में बदलना, ये हमारा जो है डिस्टिलेशन मेथड होता है। निस्यंदन पेपर का उपयोग करके, फिल्ट्रेशन यूजिंग फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर से जो है ठोस और द्रव को अलग किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ तो क्या है, गूदा जैसा है, तो उसमें कौन सा है, उसमें सेडिमेंटेशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद डिकंटेशन हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, हैवी पार्टिकल्स क्या हो गए, सेटल डाउन हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन है। फिर अपर लिक्विड जो होता है हमारा, उसको सेपरेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिकंटेशन। ठीक है, ये थे 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो 26 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का भी हमारा पेपर सॉल्व हो चुका है। अब हमारा लास्ट बचा है कौन सा, 27 फेब का जो तीनों शिफ्ट बची है। ठीक है, तीनों शिफ्ट बची है, वो 3 शिफ्ट आप खुद ही डाउनलोड करके जो है देख लेना अगर कर सकते हो तो, क्योंकि एग्ज़ाम परसों ही स्टार्ट है आपका, तो टाइम नहीं है इतना कि आप जो है 6 की वीडियो जो है परसों तक मैं अपलोड कर पाऊँ और आप देख भी पाओ। तो इसलिए आप जो है तीनों शिफ्ट के पेपर डाउनलोड करके उनको एक बार जो है ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।